everybody and welcome back to my YouTube channel Jelly Science। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं एक शेर के साथ। अर्ज किया है, कैसे पढ़ूं मैं खत तेरा, कैसे पढ़ूं मैं खत तेरा, अंधेरा बहुत है। कैसे पढ़ूं मैं खत तेरा, अंधेरा बहुत है, कमबख्त लिफाफे में थोड़ी रोशनी ही भेज देती। तो चलिए उसी रोशनी यानी कि लाइट के बारे में बात करते हैं। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से आप अपने आसपास की सब चीज़ें देख पाते हैं, यानी कि अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स द सेंस ऑफ साइट। और जिन लोगों को नहीं पता एनर्जी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट पार्ट में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देख लेना। ओके तो चलिए अब चैप्टर की डेप्थ में पढ़ते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली रखा क्या है। तो हमने पता कर लिया लाइट क्या चीज़ है। तो लाइट के बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ल्यूमिनस, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जिनके अंदर अपनी खुद की लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनस मतलब जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से हमको नज़र आता है। अब एग्जाम्पल्स तो बड़े सिंपल हैं, ट्यूबलाइट, सन, बल्ब जो लाइट निकालते हैं, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस मतलब जिन पर लाइट ना पड़े तो दिखेंगे ही नहीं, यानी कि सोफ़ा, बेड, फ्रिज, एसी, कुछ भी जिसमें से लाइट नहीं निकल रही हो। इतना पढ़ने के बाद अब लाइट के बारे में दो अच्छी बातें जानेंगे और फिर होगा आपका चैप्टर का कोर स्टार्ट। तो लाइट के बारे में दो बातें फटाफट। पहली ये कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ना एयर, ना वाटर, ना सॉलिड, कुछ भी नहीं होगा, यानी कि वैक्यूम होगा तब भी लाइट ट्रैवल करेगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर लाइट जा रही है, कहीं से मुड़ तुड़ के या किसी कर्व्ड शेप में नहीं, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये बातें आपको पहले से ही पता थी। पर क्या हो, ठीक है, कब तक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी? क्या होगा अगर हम रास्ते में कोई डिस्ट्रैक्शन या कोई अड़चन लगा दें, ठीक है? तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या रिफ्लेक्ट करेगी या रिफ्रैक्ट करेगी। यही दोनों हैं आपके चैप्टर का पूरा समराइजेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। पर हमें इनको डिटेल में पढ़ना है। चलिए तो देखो, रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं क्या है। बड़ा ही सिंपल है। मानो लाइट आ रही है, उसके रास्ते में हमने एक सरफेस को अड़ा दिया, रोक दिया उससे लाइट को, कोशिश की कि रोक देते हैं। तो अब अगर लाइट इस पर टकराकर वापस से बाउंस बैक कर जाए इनटू द सेम मीडियम, यानी कि अगर लाइट हवा में ट्रैवल कर रही है तो हवा में ही मुड़ के वापस आ जाए, पानी में ट्रैवल कर रही है तो पानी में मुड़ के वापस आ जाए, मतलब मीडियम का चेंज ना हो, तो इस प्रोसेस को, इसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इसे रिफ्लेक्शन, ठीक है। पता लग गया यार, पता था हमें ऑलमोस्ट कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। बचपन में हमने भी शीशे को ऐसे हिला के लोगों के मुंह पर लाइट मारी है, ठीक है। पर एक स्पेशल चीज़, क्या इस सरफेस का नाम है रिफ्लेक्टर। देखो, इसका नाम है रिफ्लेक्टर और इसका नेचर क्या है? ये है स्मूथ, पॉलिश्ड और शाइनिंग। आपको भी पता है, क्या नई बात है? नई बात समझो, डेफिनेशन सुनो और आगे बढ़ जाओ। चलो, बाउंसिंग ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। किसी भी सरफेस से टकरा के जब लाइट मुड़ के वापस आती है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आपकी नॉलेज के लिए FYI, हम लोग कुछ भी देख पा रहे हैं ना, अगर सोफ़ा, बेड, इनकी भी बात करो, इन पे से भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन हम उसे रिफ्लेक्टर की तरह नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए एक इवन चीज़ चाहिए होती है, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है। हालांकि सोफ़ा, बेड वो आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन सोफ़े पे लाइट जाती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में आती है, इसलिए हमें सोफ़ा नज़र आता है। लेकिन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्यों नज़र आता है? क्योंकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट डायरेक्टली हमारी आंखों में आती है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है, डिफरेंस। देखिए, अगर कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मानो सन है, ठीक है, इससे लाइट निकलेगी और डायरेक्टली हमारी आईज में आएगी, ठीक है। लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो अगर एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऑन होगा तो उसकी लाइट इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ठीक है, और इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट करेगी ये लाइट और फिर हमारी आईज में आएगी, तो हमको ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नजर आएगा।
तो अगर हम सबसे फेमस रिफ्लेक्टर के बारे में बात करें तो मन में एक छोटा सा शेर आता है, आप सब लोग रिलेट कर जाओगे। क्या कहता है वो शेर? कहता है, आईना जब भी उठाओ, आईना जब भी उठाओ ब्रो, पहले खुद देखो फिर औरों को दिखाओ। चलिए बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। मिरर्स क्या होते हैं ये हम सब जानते हैं, हम सबके घर में मिलता है, हम सब लोग उसे रोज एक बार तो जरूर देख ही लेते हैं। पर मिरर्स के टाइप्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं? देखो मेले में गए हो ना, वो देखते हो ना, एक पूरी लाइन में अलग अलग से मिरर्स लगे होते हैं। किसी में आप मोटे से दिख रहे हो, किसी में पतले से, किसी में छोटे, किसी में उल्टे, किसी में सीधे। सो दे आर टाइप्स ऑफ मिरर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मिरर्स। ठीक है, तो पर डिफरेंस समझने वाली बात, मिरर और ग्लास में क्या डिफरेंस है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, लेकिन हमको इस कंफ्यूजन को क्रिएट होने से रोकना है। देखो ग्लास मतलब क्या होता है? कांच, और ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। हमारे घर पे जो ड्रिंकिंग ग्लास होते हैं बेसिकली जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जिन्हें हम बोलते हैं शीशे का ग्लास, इट इज़ नॉट शीशा, शीशा इज मिरर। ठीक है, हम कांच की बात कर रहे हैं। जब एक ग्लास के ऊपर एक पतली सी लेयर लगा दी जाए सिल्वर की, तो इसे कह देते हैं मिरर, क्योंकि अब इसके एक तरफ पॉलिश हो गई है। इस पॉलिश को रोकने के लिए इसके पीछे जनरली रेड पेंट कर देते हैं। कभी आप लोगों ने देखा हो कोई शीशा टूटा हो तो उसको अगर आप पलट के देखोगे तो पीछे रेड दिखता है, लेकिन आप सोचते हो यार रेड तो हमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि रेड पेंट और ग्लास के बीच में सिल्वर की पतली सी लेयर होती है, तभी वो रिफ्लेक्ट करती है और हमारी इमेज हमको सुंदर सी दिखाती है। लीव दैट अपार्ट, बस डिफरेंस जान लो ग्लास और मिरर का। जितने भी मिरर्स हैं वो दो टाइप की इमेजेस बनाते हैं, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या है? एक ऐसी इमेज है जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन करी जा सकती है, और वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज है जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती। पर इनका लॉजिक क्या है? ये कैसी बात है? देखो जब रेज मिरर से टकरा के एक्चुअल में मिले तब बनती है रियल इमेज, मतलब सचमुच रियलिटी में मिल रही है। और जब रेज को हम एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट से मिलाएंगे तो उसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। देखते जाओ, बातें समझ आती जाएंगी। अभी बस ये समझ लो, इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं और इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। देखो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उसकी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। रोज देखते हो इन सब बातों को, फिर से बताती हूँ। देखो क्या क्या है। सेम इन साइज, यानी कि आप जितने लंबे चौड़े हो आप उतने ही लंबे चौड़े खुद को मिरर में देख पाओगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जहाँ आपका सर है वहाँ आपको अपना सर ही नजर आता है, जहाँ पैर है वहाँ पैर ही नजर आता है, इसे बोलते हैं इरेक्ट। और वर्चुअल क्या है हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड इज एज बिहाइंड द मिरर एज इज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। कहना चाह रहे हैं कि जितना आगे आप मिरर के खड़े हो उतना ही मिरर के पीछे आपकी इमेज बनी है, यानी कि मिरर से आपका और आपकी इमेज का डिस्टेंस जो है वो बराबर है। जितना आप आगे खड़े हो उतना ही आपकी इमेज मिरर के पीछे बनी हुई है। उसके बाद ये वाला फैक्टर के लिए मुझे एक शेर याद आता है। क्या कहते हैं? आज मैं थोड़े शायराना मूड में हूँ। सो इट सेज, इस आईने ने कब सच बताया है? बताओ इस आईने ने कब सच बताया है? जब जब मैंने सोचा लेफ्ट है उसको हमेशा राइट ही पाया है। तो यही है लेटरल इन्वर्जन। क्या है? राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट। यानी कि अगर आप शीशे के आगे खड़े होकर अपना राइट हैंड उठाओगे तो शीशे में देख के आपको ऐसे लगेगा कि सामने खड़ी जो इमेज है उसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है। देखो यहाँ देखो, इसने अपना लेफ्ट हैंड उठा के शीशे की तरफ किया, लेकिन जो मिरर है उसमें जो इमेज बनी है उसका लग रहा है कि राइट हैंड आगे बढ़ाकर खड़ी है। ठीक है, तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन। तो जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। रोज पता करते हो भाई लोग ये बातें। चलो अब इस रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, उन्हें पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कौन से लॉज हैं जिन पर रिफ्लेक्शन वर्क करता है? देखो सबसे पहली बात, इंसिडेंट रे क्या होता है?
वो रे जो कि ऑब्जेक्ट से निकलकर मिरर तक आए उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और वो रे जो मिरर से टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद आए, ठीक है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और एक लाइन होती है नॉर्मल। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो कि हमारे मिरर के सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। तो पहला लॉ कहता है इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस, ये तीनों रेज सेम प्लेन में रहेंगी। यानी कि अगर मैंने इन तीनों को बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया, मतलब ना ये बोर्ड से आगे आ जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, ठीक है, ये बोर्ड के सरफेस में ही रहेंगे, 2D में रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे। और दूसरा लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस याद रखना है, गलती नहीं करनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी, सरफेस के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ, यानी कि ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी, तो ये वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो अब देखो, अगर ये मिरर है और ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? सही पहचाना, ठीक है। ध्यान से, ये यहाँ पर हम 90 नहीं लिखेंगे, 90 रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा? देखो, हम नॉर्मल बनाएंगे, ये नॉर्मल है। अब देखो, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस एकदम बराबर चल रहे हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री से आएगी, हमने क्या देखा? 0 डिग्री पे ही वापस जाएगी, क्योंकि एंगल सेम है, तो रे सीधी आएगी और सीधी ही चली जाएगी। अब प्लेन मिरर की बातें कर ली, अब बातें करते हैं कर्व्ड मिरर्स के बारे में। तो कर्व्ड होते हैं दो टाइप्स के, पहला कनकेव, दूसरा कन्वेक्स। इमेजिन करो एक कांच की बॉल ली, ठीक है, एक बॉल के अंदर से पेंट किया, यानी कि बॉल के अंदर घुस के अंदर से पेंट किया, ठीक है, और दूसरी बॉल के ऊपर यानी कि टॉप सरफेस पे पेंट किया, ठीक है। पेंट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ होगी वो पॉलिश, ठीक है, किसकी? सिल्वर की पॉलिश, यूनिफॉर्म सी। तो जिसके बाहर पॉलिश किया ना, उसे बोलेंगे कनकेव मिरर, और जिस बॉल के अंदर पॉलिश किया ना, उसे बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। सिंपल था। हम पूरी बॉल को यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं एक छोटे से पार्ट को। तो यहाँ पर होगा वो रेड वाला पार्ट, हम लोग अभी उसके बारे में देखेंगे। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो हम जो पार्ट यूज कर रहे हैं ना, उस पार्ट का जो सेंटर है उसे कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। तो पी हो गया पोल, समझ में आ गया। इनकी डेफिनेशंस में सारी स्टडी होने के बाद आप लोगों से शेयर कर दूंगी। अब सेकंड चीज देखिए, ये जो बड़े वाला बॉल है, इसका जो सेंटर होगा इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या है? ये बड़े वाली बॉल जिससे हमने एक टुकड़ा निकाला है अपना मिरर बनाने के लिए। इधर भी देखते चलिए, इस सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल। अब आती है हमारी तीसरी चीज, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक बॉल का ये क्या हो गया? ये हो गया उसका रेडियस। तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पढ़ लिया। छोटी छोटी बातें हैं, फटाफट करते चलेंगे। फिर आती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन देख पा रहे हो? ये लाइन जो P को C से जोड़े, पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली लाइन, जो लेफ्ट राइट दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। आ गई बात समझ में? यानी कि ये मेन एक्सिस है। उसके बाद देखो, अपर्चर क्या है? अब इसमें फिर से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अपर्चर क्या है? जो पार्ट हमने एज अ मिरर यूज करने के लिए लिया, उसका डायमीटर। देखो, ये लाइन दिख रही है। देखो, एक बॉल है, ठीक है, उसकी साइड से आपने कट लगाया, तो एक छोटा सा कर्व्ड पीस, एक बाउल लगा लो थोड़ा सा छोटा, ऐसा सा शेप मिलेगा, ठीक है। तो जो इसका डायमीटर है ना, वो होता है अपर्चर। आ गई बात समझ में? क्या होता है डायमीटर? इसका नाम होता है अपर्चर। सिमिलरली इस डायग्राम में देखिए, ये है हमारा अपर्चर,
तो ये क्या हो गया, डायामीटर ऑफ द पार्ट टेकन यूज्ड एज अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब उसके बाद देखो एफ, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट लाई करता है पी और सी दोनों के एकदम सेंटर में। ठीक है, तो अब फोकस के बारे में जानते हैं, फोकस क्या है। तो अब हमने क्या किया, इसका जो पार्ट हमने यूज करना है इसको अलग से ड्रॉ कर लिया, या अब हम अपने काम पे आ चुके हैं। ठीक है, अब तेरी जरूरत नहीं है। देखो कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ना तो वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करके किस में से जाएगी, फोकस में से जाएगी। ठीक है, डेफिनेटली। अगर आप ऐसे लो, इधर से लो, मानो ये ऐसे रे आ रही है, ठीक है, ये पैरेलल है इसके, तो ये भी फोकस में से होकर ही जाएगी। तो फोकस क्या है, जहां पे सारी की सारी रेज जो पैरेलल आ रही हैं फोकस होंगी। ठीक है, इसे बोलते हैं फोकल पॉइंट या फिर फोकस। इसकी एक स्पेशल बात है जो कि आपको याद रखनी है, और हम उस पर एक न्यूमेरिकल भी अभी पढ़ेंगे। देखो ये जो डिस्टेंस है ना P और F के बीच में, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या होगा, P और F के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और इसके बारे में एक और स्पेशल बात है, वो क्या है कि देखो ये पूरा था रेडियस ऑफ कर्वेचर था, और जो फोकल लेंथ है अगर हम उसको F से डिनोट कर दें, F होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। यानी कि ये जो रास्ता है ना P और C के बीच का, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है पॉइंट F। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इस पूरे का हाफ हो गई। अब ये फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम फटाफट अपना एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो एक सुपर इजी क्वेश्चन और आ गया है। क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 48 सेंटीमीटर। हमको क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 48 है। ठीक है, कह रहा है क्या निकालो, फोकल लेंथ। पॉज करो, आंसर निकालो, मैच करो। हमको क्या मतलब है, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, फॉर्मूला सेम है। देखो रेडियस दी है 48 सेंटीमीटर, लिख दिया। एफ यानी कि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस डिवाइडेड बाय 2 यानी कि हाफ। क्या कर दिया, 48 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया प्यारा प्यारा, f इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अगर वहां कनकेव कर दूं, कंफ्यूज नहीं होना है, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, ये फॉर्मूला नहीं बदलेगा। याद है ना हमने वो जो सर्कल बनाया था, सर्कल के सेंटर में C था और उसके कॉर्नर पे P था और उनके बीच में था F, वो दोनों में बिल्कुल सेम था। ठीक है, ये मेजर है, ये दोनों में सेम रहेगा।